हेलो एवरीवन। तो आज की हम वीडियो में हम वन ऑफ द प्रोग्राम सेल डेथ नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस दोनों सेल डेथ पाथवेज के बारे में देखेंगे। सबसे मेन चीज़ कि इनके बीच में इंपॉर्टेंट जो डिफरेंसेस है वो क्या डिफरेंसेस होते हैं, किस टाइम पे ये दोनों सेल डेथ अकर करती हैं और कैसे ये हमारी बॉडी में एक्टिवेटेड होती है। ठीक है, तो अगर मैं एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस की बात करूँ, ये दोनों ही हमारी सेल डेथ पाथवेज है। जो एपोप्टोसिस है इसको जो है रिलेट किया जाता है विद द साइलेंट डेथ, या फिर हम इसको बोल देते हैं कि इट इज अ प्रोग्राम्ड सेल डेथ। इट इज अ प्रोग्राम्ड सेल डेथ। वहीं पे जो हमारी नेक्रोसिस होती है इसको हम बोल देते हैं एक्सीडेंटल डेथ। सो व्हाट इज द डिफरेंस इन एक्सीडेंटल डेथ हो गया और हमारा प्रोग्राम सेल डेथ हो गया। अब देखो क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पढ़ा होगा तो जो हमारी फीट, सपोज जो फीट होता है डक्स वगैरह में, तो उनके बीच में अगर सेपरेशन करनी है तो उसके लिए हमें एपोप्टोसिस चाहिए। जैसे कि हमारे बीच में क्या है, सेपरेशन है, और अगर यहाँ पे एपोप्टोसिस नहीं होती, सेल डेथ नहीं होती, तो यहाँ पे वेब्ड स्ट्रक्चर ही बनता है। कैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर तो उसका ऐसे डक वाला फीड बनाना है जिसके बीच में क्या है, वेब है, तो वो हमारा किसके अंडर आता है कि एपोप्टोसिस वहां पे नहीं हुई। लेकिन अगर उन्हीं फिंगर्स के बीच में एपोप्टोसिस होती है एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम पे, तो वहां पे क्या है कि फिंगर्स के अंदर सेपरेशन हो जाती है। तो ये जो सारी चीजें हैं जो कि बॉडी एक रीजन की वजह से कर रही है, एक फैक्ट से रिलेटेड कर रही है, तो उसमें हम बोल देते हैं कि प्रोग्राम सेल डेथ है, कि उसको वैसे ही होना था। ठीक है, वहीं पे नेक्रोसिस में क्या होता है कि इन्फ्लामेशन हो गई, कोई आपको बाहर से बीमारी लगी, कोई ऐसी चीज की वजह से जो सेल को डेथ में नहीं जाना था वो सेल डेथ में जाता भी है और अपने आसपास जो सेल्स हैं उनको भी हार्म करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास यहाँ पे ये 3 सेल्स है, ठीक है, तो ये मेरा एपोप्टोसिस का केस है और ये यहाँ पे मेरा नेक्रोसिस का केस है। अब जैसे कि मैंने बताया कि एपोप्टोसिस में क्या होता है, प्रोग्राम सेल डेथ होती है। तो इसमें क्या होगा कि अगर इस सेल ने मरना भी होगा, ये जो लीनियर स्ट्रक्चर वाला सेल है, अगर इसकी डेथ होनी भी होगी तो प्रोग्राम सेल डेथ में क्या होगा कि सिर्फ इसी की ही डेथ होगी, बाकी सारे सेल्स क्या रहेंगे, अनअफेक्टेड रहेंगे, उनको इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वहीं पे अगर आप नेक्रोसिस की बात करो तो इसमें क्या होता है कि ये सेल ने तो अपना मरेगा ही, साथ में कुछ ऐसी चीजें रिलीज करेगा कि इसको भी हार्म हो, इसको भी हार्म हो और इसको भी हार्म हो, तो ये सारे तो बेचारे वैसे ही अंदर चलेंगे डेथ में। तो क्या हुआ, दिस इज एक्सीडेंटल डेथ और ये हमारी क्या हो गई, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ठीक है, तो इसी वजह से एपोप्टोसिस को हम साइलेंट डेथ के रूप से भी जानते हैं। तो अगर आपको इसका इतना ज़्यादा सिंपल भाषा में समझना है, आपको पता है कि समटाइम्स क्या होता है कि डॉग्स में कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, ऐसी क्रॉनिक डिजीजेस हो जाती हैं कि अगर आप उनको कंटिन्यू करवाते हो, ठीक है, तो क्या होता है कि उनको ज़्यादा ऑर्गन फेलियर के चांसेस रहते हैं, तो इट्स बेटर टू एंड देयर लाइफ एट दैट टाइम। तो वहाँ पे हम क्या बोल देते हैं, वहाँ पे हम बोलते हैं कि हमने क्या करवाया है, प्रोग्राम सेल डेथ करवाया है। ठीक है, अब एक्सीडेंटल में क्या हो गया कि वो आगे जाके कुछ ऐसा फेलियर हो गया जिसकी वजह से कंट्रोल नहीं हो पाए, वो सेल्स डेथ में चले गए। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हो एज अ स्टोरी वाइज कि आपको कैसे इन दोनों को रिलेट करना है, इनके अंदर क्या डिफरेंस रहता है। अब हम कॉमन फीचर्स देखेंगे। अब फीचर्स में मैं क्या बात करूंगी कि अगर कोई सेल आपका एपोप्टोसिस में जा रहा है तो उसमें आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, अगर कोई सेल आपका नेक्रोसिस में जा रहा है उसमें क्या क्या उसको चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं एनोइकिस। एनोइकिस क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई भी नॉर्मल सेल है, एग्जाम्पल मैंने एक नॉर्मल सेल बनाया, हर एक नॉर्मल सेल की एक खासियत होती है कि वो सबस्ट्रेट के साथ क्या रहता है, अटैच रहता है। जिस मोमेंट जो सेल है अपने सबस्ट्रेट के साथ बाइंडिंग को लूज कर देता है तो वो सेल एपोप्टोसिस के लिए क्या हो जाता है, एलिजिबल हो जाता है। क्यों, क्योंकि देखो कैंसर में क्या होता है, कैंसर में जो एक सेल्स है वो मेटास्टेसिस शो करते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जा सकते होते हैं। अगर कोई सेल कैंसरस बनना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, सबस्ट्रेट से अपना कॉन्टैक्ट लूज करना पड़ेगा, जो कि हमारा एनोइकिस वाला प्रोसीजर है। ठीक है, तो हम नहीं चाहेंगे कि वहाँ पे कैंसरस ग्रोथ हो, तो इसीलिए वो जो पर्टिकुलर सेल होगा फिर वो एपोप्टोसिस के लिए क्या हो जाएगा, एलिजिबल हो जाएगा। इसका
मतलब कि बॉडी अंदर हमारी प्रोग्राम सेल डेथ कब करवाती है, जब उसको पता है कि ये सेल अब अच्छी वाली प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है, इसके अंदर कुछ दिक्कत आ गई है, बहुत ज़्यादा टाइम से बॉडी में है, अब ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा, तो बॉडी के खुद का मैकेनिज्म है प्रोग्राम सेल डेथ इनिशिएट करवाने का। अब अगर कोई भी हमारा ऐसा सेल है जो कि प्रोग्राम सेल डेथ में अंदर जाना चाहेगा, तो उसके लिए सबसे पहला फीचर देखने को मिलता है, दैट इज न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन। न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन। अब अगर कोई भी सेल है, आपको देखना है कि उसके अंदर एपोप्टोसिस हो रही है या फिर नहीं हो रही, तो अगर आप उसकी इलेक्ट्रोफोरेसिस कुछ भी रन करोगे, आपको कुछ लेटर जैसा स्ट्रक्चर दिखता है। ये लेटर जैसा स्ट्रक्चर, ये जो है ये इम्पॉर्टेंट हमारा मार्कर होता है लेटर स्ट्रक्चर की वहां पे क्या हुई है, वहां पे न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन हुई है। तो ये न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन को कौन करवाता है? अब इसी एपोप्टोसिस को करवाने के लिए जो हमारे स्पेसिफिकली एंजाइम्स होते हैं, उन एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज कैस्पेसिस। दे आर नोन एज कैस्पेसिस। कैस्पेसिस की फुल फॉर्म है सिस्टीन अस्पार्टेट प्रोटीएसेस। मतलब क्या है? ये कैसे प्रोटीएसेस है? जब आगे किसी चीज को एक्टिवेट करना है तो वहां पे क्लीवेज का जो है जरूरी रहना होता है, तो इसलिए कैस्पेसिस होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक कैस्पेसिस का नॉर्मल स्ट्रक्चर है, जहाँ पे आपके पास एक प्रोडोमेन होता है जिसमें डेप्थ फोल्ड होता है, एक लार्ज सबयूनिट, एक स्मॉल सबयूनिट। अभी कैस्पेस क्या करेगा? सपोज ये कैस्पेस आया, उसने यहाँ पे क्लीवेज करवा दी, तो ये आगे एक्टिवेट हो गया, फिर वो आगे जाके उस पर्टिकुलर चीज को करवा देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला कि वन ऑफ द फीचर ऑफ एपोप्टोसिस इज डीएनए फ्रेगमेंटेशन, तो क्या होता है कि हमारे में जो डीएनएज एंजाइम होता है, ये एसोसिएट होता है आई कैट के साथ, मतलब इनिबिटेड होता है। तो फिर क्या होता है कि हमारे पास कैस्पेसेस आते हैं जो कि इसको क्या करते हैं, इस इनिबिटरी कैट को रिलीज करवाते हैं, जिसकी वजह से डीएनए एक्टिवेट हो जाता है और वो डीएनए फ्रेगमेंटेशन करवा देता है। तो यहाँ पे हमारी न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन ऐसी होती है, ठीक है। फिर सेकेंड हम देखते हैं कि जो भी हमारा सेल एपोप्टोसिस में जाता है, वहां पे हमें देखने को मिलती है मेम्ब्रेन ब्लेबिंग। मतलब कि जो मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर इंटैक्ट नहीं रहता, ब्लेबिंग हो जाती है। तो इसके लिए मायोसिन एसोसिएटेड प्रोटीन जो है वो ROCK1 और गैल्सुलिन, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये जो आपके कैस्पेसेस होते हैं, ये इनको भी क्या जाके करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। इनको एक्टिवेट करने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे मेम्ब्रेन ब्लेबिंग देखने को मिलती है। तो मेम्ब्रेन ब्लेबिंग हो गई, न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन हो गया, सेल स्वेलअप भी कर सकता है। तो ये जो सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, ये एपोप्टोसिस के अंदर आ जाते हैं। मेम्ब्रेन फ्रेगमेंटेशन, डीएनए फ्रेगमेंटेशन, ब्लेबिंग हो जानी प्रॉपरली, ठीक है, नहीं रह पाना उसका, ठीक है। उसके अलावा क्रोमेटिन कंडेंसेशन भी देखने को मिलती है। थर्ड इज क्रोमेटिन कंडेंसेशन। तो ये जो सारे हैं, ये हमारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं लिस्ट करने के लिए, अगर आपका सेल एपोप्टोसिस में जा रहा है या फिर नहीं। अब नेक्रोसिस में क्या होता है? नेक्रोसिस में क्या है कि जो सेल है वो क्या करेगा, वो स्वेल करेगा। सेल क्या है, वो स्वेल करेगा, उसमें कोई न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन नहीं होगी, मेम्ब्रेन ब्लेबिंग नहीं होगी, और स्वेल करने के बाद वो क्या करेगा, वो बाहर ऐसा मटेरियल रिलीज करेगा जो कि आगे क्या करेगा, इन्फ्लामेशन कॉज कर देगा। मतलब देखो, इसको हमने साइलेंट डेथ क्यों कहा था? क्योंकि जब इस सेल को मारा गया तो किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की, ठीक है, कहीं पे कोई कंप्लेंट नहीं हुई, बस उसका ऐसे ही मर्डर कर दिया गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके बाद इसको खा गया, कौन खा गया, फैगोसाइटोसिस हो गई थी इसकी, इसी वजह से इसकी डेथ तो नोटिस ही नहीं हुई। लेकिन जब नेक्रोसिस में एक्सीडेंट हुआ है, भाई पुलिस को तो बताना पड़ेगा। तो ये आगे क्या रिलीज करता है, ये आगे इंफ्लामेटरी साइटोकाइन सब्सटेंसेस रिलीज करता है, बर्स्ट हो जाता है। जब बर्स्ट होगा तो सारा मटेरियल बाहर निकलेगा, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन होती है और पता लगता है कि वहाँ पे क्या हुई है, नेक्रोसिस हुई है। सो दिस इज द प्राइम डिफरेंस बिटवीन एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो कैस्पेसेस है वो कितने टाइप के होते हैं, और ये एपोप्टोसिस है, ये दो तरह के पाथवे से ऑपरेट करता है, इंट्रिंसिक पाथवे से और एक्सट्रिंसिक पाथवे से। तो अब हम उसको स्टडी करेंगे। सो नाउ लेट्स सी द टाइप ऑफ कैस्पेसेस।
अब जब भी हम एपोप्टोसिस की बात करते हैं तो हम कैस्पेसिस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे यूजली वैसे हमारे पास 3 तरह के कैस्पेसिस होते हैं। एक हमारे पास होते हैं एग्जीक्यूशनल कैस्पेसिस, एक हमारे पास होते हैं इनिशिएटर कैस्पेसिस और एक होते हैं हमारे पास इन्फ्लामेटरी कैस्पेसिस। अब यहाँ पे इन्फ्लामेटरी वाला तो इतना रोल नहीं है, पर एग्जीक्यूशनल और इनिशिएटर का हम देखते हैं। अब जो एग्जीक्यूशनल कैस्पेसिस है वो कैसे एक्टिवेट होते हैं, जब इनके ऊपर क्लीवेज की जाती है तब जाके एक्टिवेटेड होते हैं। और वहीं पे जो इनिशिएटर कैस्पेसिस होते हैं, जब ये डाइमराइज करते हैं उसके बाद इनकी एक्टिवेशन मानी जाती है। ठीक है, तो एग्जीक्यूशनल के अंदर हमारे पास आते हैं 7, 6, 3 और इनिशिएटर में हमारे पास आते हैं 2, 8, दिस इज 2, 8, 9, 10 और फिर हमारे पास आते हैं 7, 6, 3। ठीक है, अब सबसे हम पहले जो एपोप्टोसिस है इसके अंदर हमारे पास 2 तरह के पाथवेज ऑपरेट करती हैं। एक हमारे पास होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे और एक हमारे पास होता है इंट्रिंसिक पाथवे। अब जो इंट्रिंसिक पाथवे है वहां पे किसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की, और जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। सो इन केस ऑफ एक्सट्रिंसिक पाथवे सबसे पहले क्या होगा कि जो भी हमारे लिगेंड्स होते हैं और जो भी हमारे रिसेप्टर होते हैं जिन्होंने सिग्नलिंग को स्टार्ट करना है, कौन सी सिग्नलिंग को स्टार्ट करना है, ताकि हमारी एपोप्टोसिस शुरू हो सके, तो ये जो सारे लिगेंड्स और रिसेप्टर्स हैं ये ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जो TNF फैमिली है उसको बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो लिगेंड है वो फास्ट एल लिगेंड की तरह यूज हो सकता है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा यूज हो सकता है, उसके अलावा हमारा ट्रेल यूज हो सकता है। और इसके लिए जो रिसेप्टर होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने रिसेप्टर बनाया है, जैसे कि TNFR हो गया जो कि वर्टिब्रेट में होता है, CD45 हो गया, हाँ, तो ये जो सारे हैं फास्ट रिसेप्टर हो गया, ये हमारे रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट तरह के लिगेंड्स और रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सट्रिंसिक पाथवे को देख लेते हैं। तो जो आपका रिसेप्टर होता है ये आपका ट्राइमेरिक नेचर का होता है, ये आपका ट्राइमेरिक रिसेप्टर होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब भी हमारे पास हमें पता लगा कि किसी भी सेल की एपोप्टोसिस करवानी है तो कुछ लिगेंड्स को रिलीज किया जाएगा। अब ये जो आगे ऊपर लिगेंड बाइंड हुआ है ये इनमें से कोई भी लिगेंड हो सकता है अकॉर्डिंगली टू द रिसेप्टर। अब जैसे ही लिगेंड यहाँ पे आगे अटैच होगा तो क्या होगा कि ये जो हमारा रिसेप्टर है इसके पास होता है एक डेथ डोमेन। तो जैसे ही लिगेंड आके फास्ट रिसेप्टर के साथ बाइंड किया वहां पे हमारे पास एक अडेप्टर मॉलिक्यूल आता है जिसको हम बोलते हैं FADD। ठीक है, तो FADD एक अडेप्टर मॉलिक्यूल फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन, मतलब ये डेथ डोमेन के साथ इंटरेक्ट करके यहाँ पे अडेप्टर प्रोटीन बाइंड कर देता है और बनाता है डिस्क का स्ट्रक्चर, दैट इज डेथ इंड्यूसिंग सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो जैसे ही ये हमारा अडेप्टर मॉलिक्यूल यहाँ पे बाइंड कर गया उसके बाद ये क्या करवाता है, ये जो कैस्पेस 8 है, अब ये क्या करवाता है, प्रो कैस्पेस 8 जो कि इनएक्टिव है उसको कैस्पेस 8 में क्या करवाता है, कन्वर्ट करवाता है। ठीक है, अब उसके बाद देखो क्या हुआ, ये हमारे जो 2, 8, 9, 10 कौन सी कैटेगरी में थे, ये सॉरी उल्टा हो गया, तो यहाँ पे ये कैस्पेस 8 क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। अब कैस्पेस 8 आगे क्या करेगा, ये एक्टिवेट करवाएगा कैस्पेस 3 को, वो आगे जाके आपके न्यूक्लियस में जाएगा, डाइमराइजेशन करवाएगा और डाइमराइजेशन करवाने के बाद कोई भी जैसे हमारा सेल ब्लेबिंग हो गया, प्लाज्मा ब्लेबिंग हो गया, फ्रेगमेंटेशन, जो भी एसोसिएटेड एपोप्टोसिस से रिलेटेड हमारी चीजें हैं उसको ये ट्रांसक्राइब करवाएगा और उसका एक्सप्रेशन ये करवाने की कोशिश करेगा। तो ये जो हमारा पाथवे रहता है ये हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर पाथवे रहता है। अब इसके बाद जो पाथवे हम करेंगे दैट विल बी रिगार्डिंग द इंट्रिंसिक पाथवे, जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का इंपॉर्टेंट रोल हम देखते हैं। सो नाउ लेट्स प्रोसीड आफ्टर द एक्सट्रिंसिक पाथवे टू द नेक्स्ट पाथवे विच इज नोन एज इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस। तो इंट्रिंसिक पाथवे में हमारा कौन इन्वॉल्व होता है, इंट्रिंसिक पाथवे में हमारा माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता है। मतलब कि जो हमारी एपोप्टोसिस है वो 2 पाथवे से एक्टिवेट हो सकती है, एक हमारा एक्स्ट्रासेलुलर पाथवे और एक हमारा इंट्रिंसिक पाथवे। एक्स्ट्रासेलुलर हमने अभी पढ़ा, अब हम नेक्स्ट प्रोसीड कर रहे हैं इंट्रासेलुलर या फिर माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व वाला पाथवे।
अब जैसे ही हमारी बॉडी में कुछ ऐसे स्टिमुलस जैसे कि साइटोटॉक्सिक ड्रग्स आ गए, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज आ गई, ठीक है, जैसे कि डीएनए डैमेज हो गया, कैल्शियम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जैसे कि किडनी स्टोन्स में कैल्शियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से जो सेल है वो एपोप्टोसिस में जाने की कोशिश करता है। अब जब ये सारे स्टिमुलस हमारे पास आते हैं तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, डाइमराइजेशन ऑफ बेक्स। अब बेक्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पहुंच जाता है जब भी हमारे एपोप्टोसिस के स्टिमुलस इसको एक्टिवेट करते हैं। अब बेक्स यहाँ पे क्या है, देखो जो हमारी BCL2 फैमिली होती है ये एपोप्टोसिस को कंट्रोल करने के लिए मानी जाती है, और इस BCL2 फैमिली के अंडर भी हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज बनती है ऑन द बेसिस ऑफ कि किसमें कितने BH डोमेन्स प्रेजेंट है, कौन प्रो एपोप्टोटिक की तरह एक्ट कर रहा है, एपोप्टोसिस को प्रमोट कर रहा है, कौन एंटी एपोप्टोटिक की तरह एक्ट कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम इस BCL2 फैमिली को भी फर्दर कैटेगराइजेशन में रख देते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास कैटेगरी है एंटी एपोप्टोटिक की, मतलब कि जो एपोप्टोसिस को रोकने की कोशिश करेंगे। अब इसके अंदर हमारे पास BCL2, BCLX, BCLW और MCL1 आता है, और इन सारे के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, 4 BH डोमेन्स, होमोलॉगी डोमेन्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो यहाँ पे BCL2 रहता है और BCLXL रहता है, ये आपकी जो पोर फॉर्मेशन है उसको इनिबिट करते हैं, पोर फॉर्मेशन को इनिबिट करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी है दैट इज प्रो एपोप्टोटिक की कैटेगरी, जो कि एपोप्टोसिस को प्रमोट करती है। उसके अंदर भी हमारे पास 2 कैटेगराइजेशन है, एक जिसमें सिर्फ 3 BH डोमेन्स हो और दूसरा जिसमें कि 2 BH डोमेन्स हो। अब 2 में बिक हो गया, बैक्स हो गया, प्यूमा हो गया, नॉक्सा हो गया, बैग हो गया, ये सारे आ जाते हैं, और 2 BH में बैक्स, बैक एंड ये सब आ जाते हैं। अभी जो बैक्स और बैक है ये यहाँ पे क्या करते हैं, पोर की फॉर्मेशन को क्या करते हैं, मीडिएट करते हैं। तो इसका मतलब जब इंट्रिंसिक पाथवे आप फर्दर पढ़ोगे आपको पता लगेगा कि कौन यहाँ पे पोर फॉर्मेशन में आ रहा है, कौन यहाँ पे पोर फॉर्मेशन को रोकेगा, ठीक है। तो जैसे कि हमने अभी किया कि जैसे ही स्टिमुलस आएगा, स्टिमुलस की वजह से क्या होगा कि जो आपका बेक्स है ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में चला जाएगा और इसकी क्या हो जाएगी, डायमराइजेशन। जैसे कि इसकी डायमराइजेशन हो जाती है उसकी वजह से मेम्ब्रेन का जो माइटोकॉन्ड्रियल की मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो साइटोक्रोम C हमारे पास इंपॉर्टेंट रहता है वो बाहर आ जाता है। तो जैसे ही बिकॉज ऑफ पोर द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट मेंटेन्ड, जिसकी वजह से साइटोक्रोम C अब क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब जो साइटोक्रोम C है वो APAF1 ATP के साथ मिलके क्या बनाएगा, एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिसको बोलते हैं एपोप्टोसोम कॉम्प्लेक्स। ये जो एपोप्टोसोम का कॉम्प्लेक्स है ये हेप्टामर जैसे होता है, मतलब 7 टाइम्स ऐसा हमारा कुछ स्ट्रक्चर बनता है। और ये एपोप्टोसोम क्या करता है, देखो हमने किया था कि जो हमारा 2, 8, 9, 10 वाला था वो आगे हमारे फर्दर कैस्पेसिस को एक्टिवेट करता है 7, 6, 3 वालों को, ठीक है, एग्जीक्यूशनल वालों को। तो देखो एपोप्टोसोम क्या करेगा, ये जो प्रो कैस्पेस 9 है इसको क्लीव करके एक्टिवेट करेगा कैस्पेस 9 में, कैस्पेस 9 फिर आगे किसको एक्टिवेट करेगा, कैस्पेस 3 को। पिछली में भी हमने पहले 9 को एक्टिवेट किया, 3 को एक्टिवेट किया। जैसे ही एक्टिवेट हो गया इसकी क्या हो गया, आगे डायमराइजेशन वगैरह करने जाएगा, न्यूक्लियस में जाएगा, जो जो एपोप्टोसिस के रिलेटेड हमारे जितने भी इवेंट्स हैं उन सभी को करवाएगा, ठीक है, डीएनए के साथ बाइंड करके, ठीक है। तो ये जो हमारे दोनों पाथवेज थे, पहले हमने क्या किया, डिफरेंस किया एपोप्टोसिस में और नेक्रोसिस में, फिर हमने इंपॉर्टेंट जीन्स जो रेगुलेटरी जीन्स है उनको देखा, फिर दोनों पाथवेज के बारे में कि एक्सट्रिंसिक पाथवे कैसे ऑपरेट करता है, इंट्रिंसिक पाथवे कैसे ऑपरेट करता है, उसको हमने स्टडी किया। So this was all about the apoptosis, its signaling and its pathways. If you like our video, do subscribe and like our channel. Thank you everyone.